काम होगा या नहीं होगा, उम्मीद छोड़ देना चाहिए? 101% होगा और साथ ही में जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सजा कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल, री एग्जाम भी होगा। ये री एग्जाम भी होगा। सोच समझ कर बोल रहे हैं ना गुरु बिल्कुल जी आप? विश्वास के साथ बोल रहे हैं। हाँ, वो आईसीयू में गए तो वो झटका इसलिए नहीं है हाँ, हाँ, कि हम लोग का जो सत्याग्रह स्थल ये है हाँ, और हम लोग का ये सत्याग्रह चल रहा है एक अलग गति से चल रहा है। हम्म, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का चल रहा था वो हम लोग के समर्थन में गांधी मैदान में चल रहा था और उन्होंने बहुत ही कठोर डिसीजन लिया था। ये अभी तक बिहार के इतिहास में किसी मैंने नेता को नहीं देखा कि छात्रों के लिए वो आमरण अनशन पे खुले आकाश में और इस ठंडी में जो शीत कहते हैं ना कि हम लोग प्रेमचंद की कहानी पढ़ते थे पूस की रात, बिहार में एकमात्र वही नेता हैं जिन्होंने रेल रोकने का प्रयास किया, चक्का जाम करने का प्रयास किया और पहले दिन से ही हम लोग के साथ लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो पहला व्यक्ति वो 11 तारीख को बिहार बंद बुला लिया है। वही कह रहे हैं कि वो पहले एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो हाँ। पूरी तरह से पहले दिन से ही लगे हुए हैं। अगर इतना तय हो गया तो 2025 में कौन गद्दी पे बैठेगा नवंबर के महीने में, किसकी दिवाली बहुत अच्छी होगी, वो इस छात्रों का मुद्दा ही तय करेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका भी लग गया है। देखिए, एक झटका नहीं बल्कि आज बीपीएससी अभ्यर्थियों को डबल झटका लगा है। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आती है कि प्रशांत किशोर को आईसीयू में डाल दिया गया है, यानी कि बैक टू बैक डबल झटका लग गया है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं रमांशु सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बीपीएससी 17वीं मामले में सुनवाई करने से ही मना कर दिया। बड़ा झटका लगा है, क्या कहिए? नहीं, कोई झटका नहीं है। दरअसल क्या है कि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को प्रॉपर ढंग से फॉलो करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आप हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में जैसा होता है उसके बाद आप मेरे पास आइए। हो सकता है हाई कोर्ट से इस समस्या का समाधान मिल जाए। तो उन्होंने ये बात कहा है। अब इससे एक बात हम लोग की स्पष्ट क्लियर हो जाती है कि जब हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो हम लोग को जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग को सुना जाएगा और सुन के जो है तुरंत उस पर निर्णय भी दिया जाएगा। तो ये हम लोग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अच्छा, बिल्कुल यानी कि आप कह रहे हैं कि ये हो गया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए जी, कि देखिए एक प्रक्रिया, कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है और इसीलिए हम लोग जो है कोर्ट पे विश्वास करते हैं कि कोर्ट कभी भी जब सब तक सारे तथ्यों को देखती ही नहीं है तब तक वो निर्णय नहीं देती है। हम्म, आंख बंद करके नहीं नहीं निर्णय देती है, सारी चीजों को देखती है हम्म, और निश्चित रूप से हम लोग की इन सारी घटनाओं को कोर्ट देख रही है। हम्म, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले आप हाई कोर्ट जाइए हम्म। और वहां सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास आ जाइए। यानी कि गलती हुई है। देखिए, आज कोर्ट ने जो है आर्टिकल 226 का भी हवाला दिया है और आर्टिकल 226 ये कहता है कि हर चीज का एक प्रक्रिया होती है, पहले आपको सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। दरअसल क्या है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई हमारे जी, जी, संविधान जी। में, उसमें आर्टिकल 32 आता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है हनन तो यू होता है। कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो है बाद में ये भी कानून बनाया गया आर्टिकल 226 में कि फर्स्ट यू गो टू योर हाई कोर्ट राइट। बिकॉज इट्स योर नियरेस्ट एपेक्स कोर्ट। हम्म। तो हमारे लिए सबसे नियरेस्ट कोर्ट ये है पटना हाई हाई कोर्ट कोर्ट है। बिल्कुल। तो जब हम वहाँ पे जाएंगी और हमारी सुनवाई नहीं होगी तब आप आ सकते हैं वहाँ पे। तो उनका ये कहना इस बात को इंगित करता है कि आप जाएंगे तो आपकी सुनवाई जल्दी होगी, हो जाएगी। जल्दी हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसको झटके के तौर पर नहीं, नहीं ये देखना सकारात्मक चाहिए। संकेत देखिए, जो लोग वो ले गए तो वो चाहते थे कि उनको तुरंत हाँ, रेमेडीज को, देखिए इसका नाम ही है क्या है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिल्कुल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में लिखा गया है जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और वो तभी होता है जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है। लेकिन उसके साथ ये भी प्रक्रिया बनाई गई कि 226 में पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से हम लोग को निर्णय मिल जाएगा। लेकिन आज एक और झटका लगा है गुरुजी। झटका ये लगा है कि प्रशांत किशोर को आईसीयू में भेज दिया गया है, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, ये झटका तब होता जब मैं आईसीयू में जाता। अच्छा। वो आईसीयू में गए तो वो झटका इसलिए नहीं है हाँ, हाँ, कि हम लोग का जो सत्याग्रह स्थल ये है हाँ, और हम लोग का ये सत्याग्रह चल रहा है एक अलग गति से चल रहा है। हम्म, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का चल रहा था वो हम लोग के समर्थन में गांधी मैदान में चल रहा था और उन्होंने बहुत ही कठोर डिसीजन लिया था। ये अभी तक बिहार के इतिहास में किसी मैंने नेता को नहीं देखा कि छात्रों के लिए वो आमरण अनशन पे खुले आकाश में
और इस ठंडी में जो शीत कहते हैं ना कि हम लोग प्रेमचंद की कहानी पढ़ते थे पूस की रात, तो ये पूस का महीना चल रहा है यानी पौष का महीना। इस पूस की रात में खुले आसमान में यहाँ बैठना फिर भी आसान है, लेकिन चूंकि मैं गांधी मैदान के पास ही रहता हूँ तो गांधी मैदान का इतना बड़ा मैदान, बगल में गंगा जी और आसपास जो छज्जू बाग का एरिया है वो पूरा ग्रीन बेल्ट है, तो उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली बाकी जगह से 3-4 डिग्री कम रहता है। चूंकि पूरा ओपन एरिया है तो वहाँ पे जो शीतलहरी बहुत चलती है। ऐसे में खुले आकाश के नीचे रहना किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो 4 दिन तक उन्होंने चलाया, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद 5वें दिन में जब कोर्ट में गए तो हरासमेंट उनके साथ हुआ, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आज प्रॉपर छठा दिन है, और आज 6वां दिन है जिद छोड़ने को और जिद तैयार छोड़ने को नहीं है। तैयार नहीं। वो तो अच्छा है कि मेदांता टीम आई, जी। पूरा उनको चेकअप की और फिर ले जाके उनको आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में एडमिट करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि फालतू लोग से बात ना करें और उनका एकदम एक-एक चीज जो क्रिटिकल जो है देखा जा सके। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो इन्फेक्शन हो गया है। देखिए गले में इन्फेक्शन और पेट में इन्फेक्शन होता है, जी, जी, जी। लेकिन डिहाइड्रेशन भी है, इन्फेक्शन भी दरअसल है। दरअसल क्या मैं आपको बताऊं, खा के जो इन्फेक्शन होता है और बिना खाए होता है, दोनों में अंतर होता है। खा के वाला जो है सॉल्व नहीं होता, लेकिन बिना खाए वाला सॉल्व हो जाता है। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं तो 9 दिन पानी पे ही रहते हैं, तो जो उनका यंग एज हो है, जो उनकी फिटनेस है, उसमें मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आसानी से रिकवर कर लेंगे और फिर आसानी से आ जाए। लेकिन इसके बाद उनका आमरण अनशन पे रहना हमें नहीं लगता कि सही है। हाँ, अनशन कर सकते हैं, सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं। आमरण अनशन को तोड़वाने की मैं भी कोशिश करूंगा कि आमरण अनशन को तुड़वाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। रमांशु सर। इसके पहले 4 तारीख को भी मेरी माँ ने उनको कहा था कि बेटा ये मत करो। अच्छा, माँ से आपने बात करवाई? बिल्कुल, आप थी जी। सामने उसी समय जो है माँ जी, से मैंने बात करवाई थी। उन्होंने कहा कि बेटा देखो लड़ाई तुम्हारी बहुत बड़ी है, इसमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और तुमने पहले ही जो है युद्ध में जो है ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया, ये सही नहीं है। सत्याग्रह में जो है ये आमरण अनशन पूरे विश्व में कहीं यूज नहीं होता, भारत में यूज होता है। ये ब्रह्मास्त्र होता है जो सबसे अंत में हम छोड़ते हैं। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो है वो इसको तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग के पक्ष में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन गुरुजी उस दिन भी हमने आपसे बातचीत की थी और आज भी आप हमारे सामने बैठे हुए, तो एक सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने प्रशांत किशोर को अपना बड़ा भाई बता दिया था, तो क्या छोटा भाई बड़े भाई को देखने अस्पताल जाएगा? नहीं, मैं कल जब वो आए तो वो हमसे डायरेक्ट नहीं मिलने आने वाले थे, अच्छा। तो हमने मना कर दिया कि हाँ मत आइए, रात हो गई है, आप जेल से डायरेक्ट प्रशांत किशोर यहाँ यहीं आने वाले थे। मना किया कि नहीं आप घर जाइए, मैं आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा। फिर सुबह जो है मेरी उनसे बात हुई कि कैसी है तबीयत, तो उन्होंने कहा कि अभी ठीक है। उसी के बाद जो है मेदांता की टीम आई और फिर वो ये चले गए हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल में मैंने पता किया तो कहा कि वो आईसीयू में है, अभी बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं गया। जब मिलने का मतलब होता है कि जाए तो हम उनसे हाल चाल ले सके, लेकिन चूंकि अभी आईसीयू में जाना उनको परेशान करने के बराबर है, तो अभी थोड़ा सा वो स्वस्थ हो गए तो मैं उनके पास जरूर मिलने जाऊंगा। स्वस्थ होंगे तो मिलने जाएंगे। लेकिन सवेरे मैंने उनसे बात हुई थी, कल रात में भी बात हुई थी मेरी। लेकिन छोटे भाई चिंतित हैं बड़े भाई देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए लड़ रहा है जी, जी। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हम लोग का जो रामायण में महाभारत जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी तो राम रोने लगे थे। अपनी पत्नी की वियोग में उतना नहीं रोए जितना वो लक्ष्मण के मूर्छा लगने पे रोए। तो भाइयों का ऐसा संबंध होता है कि जब हम किसी को भाई मान लेते हैं तो उसको कोई भी परेशानी आती है तो छोटे भाई की आंखों में आंसू आ ही जाता है। निश्चित रूप से कष्ट तो होगा ही होगा। कष्ट होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों की लड़ाई जो है वो पप्पू यादव भी लड़ रहे हैं और पप्पू यादव के निशाने पर लगातार बने हुए हैं प्रशांत किशोर। देखिए पप्पू यादव जी पहले दिन से हम लोग के समर्थन में, और जब जब उनको मालूम चला कि मैं डिटेन होने वाला हूँ आके यहाँ पे सोए, उनका भी त्याग जो है अविस्मरणीय, उसको भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन एक गार्जियन के रूप में वो शुरू से लेकर अंत तक हम लोग के साथ रहे। हाँ, अब उनके साथ जो है कई बार वो बेलगाम गए, दिल्ली गए, क्योंकि वो हमारे साथ शुरू से अंत तक तो रह नहीं सकते, लेकिन हर प्रकार का हम लोग के समर्थन किए। बिहार में एकमात्र वही नेता हैं जिन्होंने रेल रोकने का प्रयास किया, चक्का जाम करने का प्रयास किया और पहले दिन से ही हम लोग के साथ लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो पहला व्यक्ति 11 तारीख को बिहार बंद बुला लिया है। वही कह रहे हैं कि वो पहले एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो पूरी तरह से पहले दिन से ही लगे हुए हैं। तो हम उनको अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं और हमें विश्वास है कि इस लड़ाई में वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन आज पप्पू यादव ने एक और बड़ा बयान दे दिया है गुरुजी, साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव आए और इसका नेतृत्व करें, पप्पू यादव भी साथ है, तो क्या तेजस्वी पप्पू प्रशांत सब एक हो जाएंगे? देखिए ये मुद्दा जो है ये छात्रों का मुद्दा है और
2025 के चुनाव में छात्र ही तय करेंगे कि कौन गद्दी पे बैठेगा। हम्म, तो ये सबके लिए मौका है जो इसको कैश कर ले। जो हमने अभी जो है सेंसस के बारे में मालूम चला था, तो बिहार की जनसंख्या लगभग 13 साढ़े 13 करोड़ के आसपास है। उसमें 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास है, और ये जो 40 के आसपास के बच्चे लोग हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, यहाँ पे बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे हर बच्चा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, या उसके घर का कोई ना कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। तो अगर उसके पक्ष में फेवर में डिसीजन जाता है, तो उसके परिवार का पूरा वोट जो है उस व्यक्ति के पास जाएगा। तो ये तो सबके लिए ये खुला एक अभ्यर्थी नहीं है, पूरा का पूरा परिवार परिवार है। है। तो अगर 7 करोड़ लोग के हिसाब से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि वोटिंग का मैक्सिमम परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ ये छात्रों का मुद्दा ही तय कर देगा, और यहाँ कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना तय हो गया, तो 2025 में कौन गद्दी पे बैठेगा नवंबर के महीने में, किसकी दिवाली बहुत अच्छी होगी, वो इस छात्रों का मुद्दा ही तय करेगा। किसकी दिवाली अच्छी होगी ये छात्र का मुद्दा ही तय करेगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं गुरुजी जी, जो डबल झटका लगा है जिसकी हमने बात की कि आज एक नहीं बल्कि डबल झटका लगा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनोबल कायम है या टूट रहा है? दरार आ गई क्या मनोबल में? 25 दिसंबर को हम लोग खुलेआम लाठी खाए, जी। 29 दिसंबर को लाठी खाए और पानी झेला, तो हम लोग का मनोबल टूटा ही नहीं। और बीते दिन गिरफ्तार हो गए और प्रशासन। लगभग लगभग 150 बच्चे गिरफ्तार हुए, इंक्लूडिंग मी। दो थानों में, गर्दनी बाग और गांधी मैदान, हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ। जितने सारे टीचर हैं उन पे जो है 3-4 टीचर उन पे जो है एफआईआर हुआ। जब वो सारी चीजों को मनोबल हम लोग का नहीं टूट पाया, ये इतना विकट परिस्थिति में यहाँ रहना, इस ठंड के मौसम को एंजॉय करना, मच्छरों के बीच रह के मच्छरों को ठंड enjoy के करना, मौसम को एंजॉय इन करना। मच्छरों को एंजॉय करना, जी। ये बाहर के पॉल्यूशन को एंजॉय करना, हाँ हाँ। तो हम लोग सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज को एंजॉय करता है, तो उसका मनोबल कभी टूटता नहीं। मनोबल अब भी नहीं टूटा है। अगर आप सच की लड़ाई लड़ते हैं ना, जी। तो सच की लड़ाई अपने आप आपको मनोबल को बढ़ाता है। यही जिद है जिसने प्रशांत किशोर को अस्पताल भेज दिया है। गुरुजी अब तो जिद छोड़ दीजिए। अगर आप प्रशांत किशोर जी को देखेंगे, तो जी। सकारात्मक रूप से गए हुए आपको 1 या 2 दिन में बाहर आ जाएंगे। अगर कोई गलत चीज के लिए जाते तो शायद हो सकता है 10-15 दिन लगता, लेकिन जो उन्होंने आमरण अनशन किया है, मुझे विश्वास है कल या परसों आप खुद ही न्यूज लेके आएंगे कि अब वो बाहर आ चुके हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ये मनोबल हम लोग का टूटने वाला नहीं है, बल्कि जो जो हम लोग के ऊपर समस्याएं आती है, मनोबल और बढ़ता जाता है। मनोबल बढ़ता जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, ये एक लंबी तैयारी होती है, और हम लोग के जीवन में उतार चढ़ाव लगातार आता रहता है। जब हम उतार चढ़ाव को जीतते हैं, तभी हम अधिकारी बनते हैं, क्योंकि एक अधिकारी के लिए सहनशीलता और उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है। वरना एक डीएम के द्वारा सार्वजनिक रूप से एक थप्पड़ मारना कितनी बड़ी समस्या बन सकती है, आप देख रहे हैं। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि थप्पड़ क्यों मारा था पटना डीएम ने? पटना डीएम ने जो कारण बताया था? कारण वो बता के ही भी फंस गए, अच्छा, पटना डीएम कारण बता करके फंस गए। क्योंकि उन्होंने ये बताया था। जी। तो जो पटना डीएम साहब ने बोला था कि जो इस क्या नाम है, एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे इकबाल सिंह। अब देखिए, मीडिया भी गलत ब्रीफिंग किया कि जो क्या नाम है, बापू परीक्षा परिसर के सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट उनको 12:03 पे कहा गया कि हार्ट अटैक हुआ। जो घटना वहां घट रही थी वो लगभग 1 बजे के आसपास की थी, और डीएम साहब जाते हैं और थप्पड़ मार के ये कहते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। उसी प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि 11 बजे इनकी डेथ हो गई थी, जी जी। और ये बोला गया कि इनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताते हैं कि ये डेथ नहीं, इस डेथ में जो है उनको इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये हत्या की ओर भी संकेत करता है। हत्या की ओर संकेत कर रहा है। बिल्कुल। अभी जब सब सारी चेक इन होगी, क्यों चेक इन होगी? दाल में काला है क्या बिल्कुल, गुरुजी? दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। पूरी की पूरी दाल काली तो इसमें है। जो ये सबसे बड़ी समस्या आई इंटरनल ब्लीडिंग वाली, ये टाइमिंग 11 बजे, 11 बजे तो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ था, 11 बजे तक तो बच्चों को पहुंचना था। आखिर वो क्या कारण थे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई? उसके बाद जब उसके घर वालों की इन्फॉर्मेशन दिया था, तो गांव घर पे जो है सूचना 12 बजे जाती है, और उसके जो भतीजे आते हैं, उन भतीजे का अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। इसके अलावा क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने बताया कि एम्बुलेंस का खर्चा मैंने स्वयं दिया। हम प्रशासन को ये भी नहीं मालूम था कि वो किस हॉस्पिटल में गए। प्रशासन ने उनको एनएमसीएच में भेजा, जबकि वो बगल में कोई हॉस्पिटल थे, वहां पे एडमिट थे। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती कि इसमें बहुत सारे लोग दोषी हैं, और निश्चित रूप से बापू परीक्षा परिसर का जब सीसीटीवी कैमरा निकाला जाएगा, तो कौन कौन से दोषी हैं वो दिखाई देगा।
और इसी का एक अगला कड़ी ये है जी। कि जिस समय 4,83,000 बच्चों का एग्जाम होना था, तो 18,000 बच्चों का सेंटर बनाया गया बाबू परीक्षा परिसर। बिल्कुल। लेकिन जिस समय सिर्फ 12,000 बच्चों का एग्जाम होना था, तो आखिर क्या कारण था कि बीपीएससी ने जो है बाबू परीक्षा परिसर को सेंटर नहीं बना के 22 और सेंटर बना दिए? यानी कि ये बिल्डिंग बेकार है, अच्छा। किसी काम की नहीं है। जी। तो अगर किसी काम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है वही करें कि बापू परीक्षा तो परिसर। यही बगल में ही है। तो नीतीश जी। कुमार का ये ड्रीम जिसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाता बिल्कुल। है। तो नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट और वहां जी। पे आप परीक्षा नहीं करा पा रहे, हाँ। पहली परीक्षा, हाँ, ये बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल, एग्जामिनेशन था, बिल्कुल, जी। आप नहीं करा पा रहे, यानी 281 करोड़ रुपया बेकार है। हुँ, अब जिस प्रकार से वहां परीक्षा नहीं हुई, इस बात को इंगित करता है कि जो बाकी 29 जिलों में बनना था अब नहीं बनेगा। हुँ। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को बीपीएससी ग्रहण लग गया और है, बीएसई भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रहण लगा दिया। ग्रहण लगा और दिया हो है। सकता है कि आगे आने वाले समय में कोई राज्य ये कोशिश जी, न करे, हाँ। प्रयास न करे कि हमारे यहाँ इस तरह का एग्जामिनेशन सेंटर बनना हुँ, चाहिए, हुँ। जो एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी आपकी एक बात याद आ गई। आप ही कहते थे कि गुरु को यानी कि आपको रहमांशु सर को कभी भी कोई भी कोर्ट में हरा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का तो आपने देख ही लिया, सुप्रीम इनकार ही कर दिया सुनवाई करने से। सुप्रीम कोर्ट में रमांशु सर नहीं गए थे। अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट में रमांशु सर जाते तो कभी भी हारते। कभी भी नहीं हारते। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि एक एनजीओ गया, जी। इसलिए हो सकता है वो भी हार नहीं है, हाँ, हाँ। बल्कि उन्होंने डायरेक्शन हाई कोर्ट को दे दी कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। हाँ। चलिए अंतिम सवाल है मेरा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, उम्मीद छोड़ देना चाहिए अभ्यर्थी को। 101% होगा और साथ ही में जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सजा कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल। री एग्जाम भी होगा। ये री एग्जाम भी सोच समझ कर बोल रहे हैं ना बिल्कुल गुरुजी आप? विश्वास के साथ बोल रहे हैं। कब से सत्याग्रह कर रहे हैं? 21 दिनों, आज 21वां तब दिन। भी कह रहे हैं कि री एग्जाम होगा। बिल्कुल। सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, फिर भी कह रहे हैं कि री एग्जाम सरकार होगा। टस से मस नहीं होगी तो पूरी तरह से हट ये जाएगी। तो बेतुकी जिद है। सरकार अगर टस से मस नहीं होगी तो पूरी तरह से हट जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। चुनाव का वर्ष है ना, हाँ, हाँ। और ये मुद्दा मैंने बोला कि किसकी दिवाली अच्छी होगी वो मुद्दा ही तय करेगा। मुद्दा ही तय तो ऐसा नहीं करेगा। कि सरकार के लोग नहीं दे रहे हैं। जी। अभी जो एक पत्रकार साहब आए थे उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल जी ने बात बोली है हुँ, कि हमने कभी ना नहीं कहा, हुँ, यानी सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है। मुझे एक बात लगती है, हुँ। सरकार सोच रही कि इस कैंसिलेशन का श्रेय किसको दिया जाए। अच्छा। और जी। इसी में केस फंसा हुआ है। इसी में केस कौन फंसा हुआ है। लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसको सरकार दे, हुँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। यानी गुड न्यूज़ मिलेगी आप बिल्कुल कहते हैं। 100%, 100%। 100% गुड न्यूज़ मिलेगी, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।